Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population। So guys, स्वागत है आपका उसी चैप्टर जिसको हम लोग बोलते हैं जग घूमे यार इस सारा, दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स का पार्ट है दोस्तों। जग अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से घूम रहे हैं। हम बात करने वाले हैं आज रोटेशनल मोशन की। अब चीजें थोड़ी इजी होती जाएंगी, कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे बहुत इजी लगेंगे। जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा उससे आपको हर एक चीज इजी लगती जाएगी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा और उन्हें सरप्राइज भी कर दीजिएगा। ठीक है, सब लोग बोलते हैं सब्सक्राइब करने, मैं बोल रहा हूँ सरप्राइज कर दो। और दोस्तों डेफिनेशन आपको सादी लिख के दे दी गई है। When all small masses of the body are performing circular motion in such a way that center of all circular path line in a same line। मतलब क्या, देखो अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां पे अगर ये समझो पूरी बॉडी है, ये देख रहे हो ये पूरी रोटेट हो रही है, तो ये रोटेट हो रही है सर्कुलर मोशन में, तो मतलब इसके हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, चाहे इधर का पार्टिकल हो, चाहे इधर का पार्टिकल हो, चाहे यहां का पार्टिकल हो, सबके सब सर्कुलर मोशन में। और ऐसे है वो कि इनका जो सेंटर है वो सेम जगह पे आता है। देखो ये सर्कल बना रहा है, ये सर्कल बना रहा है कि नहीं, देखो ये वाला पार्टिकल, ऐसे ये वाला पार्टिकल एक सर्कल बना रहा है, ऐसे लास्ट वाला पार्टिकल भी एक सर्कल बना रहा है। देखो इनके जो सेंटर्स है ना बच्चों, सब एक ही जगह पे आ रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट पे इनके सबके सेंटर्स एक जगह पे आ रहे हैं। और ये जहां पे आ रहे हैं उस पॉइंट पे अगर हम लोग ड्रॉ करें एक इमेजिनरी, तो उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। देन सच अ मोशन इज कॉल्ड एज द रोटेशनल मोशन। तो सिंपल था कि जब कोई भी हमारी बॉडी सर्कुलर मोशन बना रही है तो उसमें हर एक पार्टिकल भी सर्कुलर मोशन कर रहा है इन सच अ वे दैट उनका सेंटर क्या होता है, सभी पार्टिकल्स का एक ही पॉइंट होता है, जिसको हम बोलते हैं एक ही पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है। तो ऐसे मोशन को ही बोल देंगे सिंपली रोटेशन मोशन। कुछ भी दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। अब आ जाते हैं, जब हम लोग वहीं पे बोला एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, तो देखो मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को घुमाया है। यहाँ पे अगर ये रॉड को घुमाऊं, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे 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 ये पेन को, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर ऐसे ऐसे घुमाऊं ऐसे ऐसे, तो कौन से एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, ये वाला एक्सिस है। ऐसे कोई हमारा सॉलिड स्फीयर है या सिलेंडर है, तो सबको हम लोग देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो होता है। होता क्या रियल में एक्सिस ऑफ रोटेशन, कोई अगर डेफिनेशन पूछे तो, व्हेन अ बॉडी इज रोटेटिंग, घूम रहा है वो, few masses inside the body remains stationary and lines joining these all small masses is called as the axis of rotation। तो जब बॉडी घूम रहा है तो उसके अंदर कुछ पार्ट या कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो मोशन नहीं परफॉर्म करते, वो नहीं घूम रहे हैं, बाकी सब उनके आजू बाजू में घूमते रहते हैं। लेकिन हमारे पॉइंट क्या ध्यान रखना है, जो नहीं घूम रहे हैं उनको अगर एक लाइन से कनेक्ट कर दूं तो उसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, दुनिया में चक्कर नहीं मारते लोग दूसरी, हम लोग किसी भी एक फेमस कोई भी पकड़ लो क्लास के सबसे हॉट लड़का या हॉट लड़की, तो सब उसके चक्कर खाते हैं। तो वो लड़की क्या हो गई, वो नहीं मोशन कर रही है, वो एक जगह पे, बाकी सारे लड़के उसके अराउंड क्या कर रहे हैं, चक्कर मार रहे हैं बच्चों। तो लड़की क्या हो गई, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और हम सब क्या हो गए, पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में। सेम कैन बी सेट फॉर द हॉट गाय ऑल्सो। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो इन अ रोटेशनल मोशन ऑल स्मॉल मासेस इन अ लाइन मूविंग विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड बट डिफरेंट लीनियर स्पीड। अगर देखो कोई भी अगर रोटेशनल मोशन में हम लोग बोले और सब कुछ गोल गोल घूम रहा है, तो दोस्तों एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट गिरती है, इसका एंगुलर स्पीड तो सबका ना सेम ही है। चाहे ये पार्टिकल का बोलूं तो ये भी सेम है, ये पार्टिकल का भी सेम है, ये पार्टिकल का भी सेम ही है, सारे पार्टिकल्स का एंगुलर स्पीड सेम ही है। लेकिन इनकी लीनियर स्पीड, जो हम लोग लीनियर क्या होता है, देखो एक तो होता है सर्कुलर जग घूमे यार इस सारा, एक होता है लीनियर। लीनियर क्या होता है दोस्तों, सीधा 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 सीधा, समझो। तो इनमें जो गोल वाला मोशन है सबकी स्पीड सेम, लीनियर स्पीड सबकी अलग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लीनियर स्पीड इज गिवन बाय द टेंजेंशियल, हर एक जो टेंजेंशियल है वो अलग अलग है। देखो इसलिए हर एक पॉइंट पे जो हम लोग देख रहे हैं जो लीनियर स्पीड है वो अलग अलग है। दिस इज द रीजन बच्चों, दिस इज द रीजन। चलो आ जाओ। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये मैंने इसके बारे में फर्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा ब्रीफ दिया था, आज वापस से करा रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना। सेंटर ऑफ मास अभी पूछा है तो यहां पे क्या लिखेंगे, सीओएम भी बोलते हैं, सीएम बोलते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द, ये एक पॉइंट होता है, द पॉइंट एट विच एंटायर मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एंड एट विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल। सो सेंटर ऑफ मास मतलब कोई भी आप बॉडी ले लो, कोई भी, जैसे कि यहां पे देखो सिलेंडर, ट्रायंगल,
सर्कल या स्फीयर, ऐसे कोई भी आप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का कोई भी चीज ले जो, उनके बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास इनसाइड आउटसाइड भी हो सकता है, लेकिन ये सब के लिए मैं अंदर की तरफ ले रहा हूं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ रिंग जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनका जो सेंटर ऑफ मास है वो आउटसाइड होता है बॉडी से। वो मेटल का ऐसा रिंग होता है ना, वहां पे नहीं रहता है सेंटर ऑफ मास, बीच में रहता है खाली जगह पे। ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो मैं बात क्या कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास ऐसी जगह है, उसको देख के ऐसे दूर से लगता है कि पूरा का पूरा वेट उसी के ऊपर, पूरा का पूरा मास उसी के अंदर है, पूरा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर मेजर करें तो उसी के अंदर है। तो कहने का क्या मतलब, समझो ये मैंने एक लिया सिलेंडर, अगर मैं ये पॉइंट को ध्यान करूं तो मैं बोलता हूं ये 10 केजी का होगा। तो अगर 10 केजी का हम लोग ये पूरा बॉडी भी बोले तो भी 10 केजी का, और अगर ये पॉइंट को बोलूं तो ये पॉइंट का ही पूरा मास कॉन्सेंट्रेट है, तो ये पॉइंट का भी मास कितना आएगा, 10 केजी। यही सेंटर ऑफ मास हम लोग को बताना चाह रहा है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे पूरा मास है। अगर ये बॉडी 10 केजी का है तो पूरा का पूरा मास कहां पे, ये पॉइंट के अंदर जहां पे सेंटर ऑफ मास होगा। ये 5 किलो का है, तो बताओ मेरे को, पूरी बॉडी 5 किलो हम लोग ऐसे वजन करते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास पे कितना होगा, 5 किलो। उसके रिस्पेक्ट में पूरी बॉडी का 0। आगे वही डेफिनेशन है। ये हमारा स्फीयर है, सेंटर ऑफ मास में अगर समझो ये 10 किलो का है तो सेंटर ऑफ मास पे कितना किलो का, 10 किलो। लेकिन पूरी बॉडी पे ये जो बाहर का ऐसा स्पेस लिया है, 0। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन, CUM दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू विच, टू होगा, टू विच एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी 0। अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास 10 करते हैं और पूरे बॉडी का अगर कंसीडर करें तो क्या हो जाएगा, पूरे बॉडी का 0 हो जाएगा कंपेयर टू सेंटर ऑफ मास, क्योंकि पूरा उसी पे मास है। ठीक है, आ जाओ सेंटर ऑफ मास से अगर यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल दे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। तो दोस्तों ग्रेविटी जब वर्ड यूज करें तो जी का मामला याद रखना है, जीजा जी, और वो वाली जी नहीं, सिर्फ जी याद रखना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जहां जहां मास है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पे इंटायर वेट, तो ये ऐसा एक पॉइंट होता है, जैसे सेंटर ऑफ मास में एक पॉइंट था, ऐसे ये एक पॉइंट होता है जहां पे एंटायर वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। और उस पे न्यूटन के हम लोग बोलेंगे आगे तीनों लॉ एप्लीकेबल। और ये क्या है मैं बताता हूं, देखो तीनों लॉ, तो यहां पे सिर्फ क्या चेंज करोगे, मास को हटा के यहां पे वेट लिख देना बस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। अब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ईज के ऊपर ना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तीनों के तीनों एप्लीकेबल है। अब वो क्या है, वो क्विक रिवीजन ले लेते हैं। न्यूटन्स तीनों लॉ क्या बोलना चाहता है। पहला लॉ बोलता है हम लोग को, अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहिए, पहला। ठीक है, इसलिए बोलते हैं जो इंसान जैसा है उसको डिस्टर्ब मत करो। अगर वो किधर उधर जा रहा है रास्ते में फटफट फटफट ट्रेन में पकड़ के घाई करके जा रहा है तो उसको रुक के ऐसा नहीं पूछने, और भैया जिंदगी में क्या चालू है, लपक करके देगा 2-3 और आपका जिंदगी बिगाड़ देगा। और ऐसे अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, ऐसे पड़ा हुआ सो रहा है, हिला के पूछते नहीं है कि अरे भाई तुम सोए हो, फिर लपक के पड़ जाएगा आपको। तो वैसे ही जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, हम लोग क्या बोलते हैं, जो बॉडी रेस्ट में वो रेस्ट में रहना चाहती है, और जो बॉडी मोशन में वो मोशन में रहना चाहती है। अगर हम लोग को दूसरा लॉ पढ़ना है तो वो क्या बोलता है, अगर मैं किसी को फोर्स प्रोवाइड करूं तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा। वह अगर मैं समझो मुझे कोई पीछे से धक्का दे रहा है, चल मेरे भाई चल मेरे भाई, तो चल मेरे भाई मेरे को धक्का दे रहा है तो मैं आगे मूव करना शुरू कर दूंगा, तो फोर्स लगाने पे एक्सेलरेशन होगा। अरे पढ़े ना, फोर्स इक्वल्स टू सबकी माँ मेरी माँ, माँ, ओके, फोर्स इक्वल्स टू माँ। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट, वो बात करते हैं हमारा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जी हाँ, मैं जितना उसे चाहता हूं वो भी मुझे उतना ही चाहता है या चाहती है। जी हाँ, पॉसिबल, आज सब कुछ पॉसिबल है। तो ये तीनों लॉ ना ये पॉइंट के ऊपर लग सकते हैं बच्चों, ये तीनों लॉ लग सकते हैं। आ जाओ यहां पे कुछ हम लोग डेरिवेशन करेंगे इससे रिलेटेड। समझो अगर आपको मैं बोली ये बोर्ड ले लो मेरा, यहां पे एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूं। चलो, तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। मेरे को पूछ रहा अगर इतना पार्ट हटा दूं, इतना पार्ट हटा दूं और इतने पार्ट को काट के बाहर निकाल लूं, तो मेरे को बताओ पोजीशन क्या है मेरे सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या है। तो मैं क्या बोलता हूं, लो यहां पे कोई पार्टिकल m1, यहां पे कोई पार्टिकल m2, और इनका रिजल्टेंट जो होगा वो सेंटर ऑफ मास होगा। तो रिजल्टेंट की बात कर रहा हूं तो कहीं मैं पोजीशन वेक्टर की बात तो नहीं कर रहा हूं, वहीं से मेरे को पता चलेगा
हमारा सेंटर ऑफ मास क्या है। तो मैं बोलता हूँ ये मॉलिक्यूल m है या मास 1 m है, और इसका ले लेता हूँ पोजीशन वेक्टर r1, इसका पोजीशन वेक्टर r2, ये रिजल्टेंट है सेंटर ऑफ मास का। ओके, आओ पोजीशन निकालते हैं। यही डायग्राम मैंने यहां बनाया है, पोजीशन वेक्टर फॉर सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, आ जाओ। ये निकलता है दोस्तों ऐसे, m1 इंटू r1 पोजिशन वेक्टर प्लस m2 इंटू r2 पोजिशन वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2। ये हो गया हमारा दोस्तों पोजीशन। अगर निकालना है तो मैं ये बता सकता हूं कि अगर मुझे दो मासेस का अगर पोजीशन पता है तो मैं सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बता सकता हूं बच्चों। ये फॉर्मूला उसे, हर एक फॉर्मूले पे आपको एमएसटीसीटी में बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक फॉर्मूले के ऊपर, उनमें से ये भी एक फॉर्मूला है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे देखो ये प्लेन में तो इसका कुछ एक्स वैल्यू होगा, कुछ वाई वैल्यू होगा, जैसे कि इसका कुछ एक्स वैल्यू होगा, वाई वैल्यू होगा, एक्स वैल्यू होगा, वाई वैल्यू होगा। तो मैं क्या इसका एक्स और वाई वैल्यू ना निकाल लूं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। एक्स और वाई वैल्यू ना निकाल लूं? आ जाओ, चलो। और जेड भी निकाल सकता हूं। एक्स का कैसे निकाल सकता हूं? एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकता हूं? जहां जहां पे हमारा, और ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ किसका? COM, सेंटर ऑफ मास का। जहां जहां पे हमारा पोजीशन वेक्टर है, जो डिस्टेंस भी हम लोग मालूम पड़ रहे थे, डिस्टेंस का पोजीशन वेक्टर था, वहां पे एक्स लगा दो। m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे मैं y के लिए निकाल लूंगा, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे मैं z निकाल लूंगा, m1 इंटू Z1 प्लस, अगर 3D में है तो m2 इंटू Z2 अपॉन m1 प्लस m2। तो मैं तीनों के तीनों निकाल लेता हूं कि नहीं बच्चों? जो भी मेरे को दे दे वह निकाल सकता हूं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। थोड़ा ठंडा कर देते हैं, माहौल गर्म हो रहा है। आ जाओ बच्चों, चल। अब ये चीज हम लोग को मालूम करनी है कि अगर बच्चों यहां पे दो पार्टिकल है, जिसका सेंटर, जैसे यहां पे एक सेंटर वाला है और m2 यहां पे है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो d ले लेता हूं, d। तो हम लोग को ना दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है डिस्टेंस को लेके, फाइंड डिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी आता है, इसलिए इसको कराना जरूरी है। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं उतना बेसिक पहले कर लेते हैं, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये है m1 पार्टिकल, ये है m2 पार्टिकल, इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज d, और मैं बोलता हूं सेंटर ऑफ मास कहीं यहीं पे है। ओके, कहीं यहीं पे होगा, क्योंकि हम लोग बराबर तो नहीं बोल सकते ना, बराबर वेट होंगे तो एग्जैक्टली बीच में, अगर दोनों सेम वेट के तो एग्जैक्टली बीच में होगा, लेकिन बोलता हूं अलग अलग वेट हो तो कैसे निकालेंगे? आ जाओ। तो मैं बोलता हूं यहां से m1 जो पार्टिकल है उसका डिस्टेंस कितना है? x, और यहां से m2 के लिए डिस्टेंस कितना है यहां से लेके यहां तक के लिए? ये यहां तक के लिए x डैश। तो दोस्तों अगर मैं d निकालूं तो d किससे बना है? x प्लस x डैश से बना है कि नहीं? तो यहां से x डैश निकाल सकता हूं, अगर मैं यहां पे इसको माइनस कर दूं तो x डैश इक्वल्स टू d माइनस x हो जाएगा कि नहीं? आओ, अब हम लोग को क्या है, एक ना लॉ यूज करना, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को यूज करके। एक चीज है कि प्रोडक्ट आगे बताऊंगा, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस आर इक्वल। जब सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तो जब हमारा मास है उसके अंदर अगर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करूं यहां से यहां वाले को, और अगर ये m2 और इसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूं, दोनों इक्वली आते हैं, दोनों इक्वली आते हैं। तो कर लेते हैं इसको, m1 इंटू एक्स इक्वल्स टू m2 इंटू एक्स डैश। लेकिन मेरे को मालूम है x डैश की वैल्यू क्या है, अभी बताया, d माइनस एक्स। तो m1x बच्चों, m2 अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दें एक बार d के साथ और एक बार x के साथ, m2 d माइनस
m2x, तो ये m2 को एक साथ कर, अरे x वाले को एक साथ कर ले, m1x ये यहां पे कर लेते प्लस m2x, ये अकेला रह जाएगा, इसका साथ उसने छोड़ा। यहां पे मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, x, तो ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, इनसे x छीन लिया तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m2d। अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो इसको नीचे अपॉन में भेजूंगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। सो x इक्वल टू m2d अपॉन m1 प्लस m2। कुछ चीज नोटिस किए बच्चों, क्या मैं अकेला हूं जो ये चीज नोटिस कर रहा हूं? आइला पूरा डायग्राम ही गायब हो गया मेरा। ए बाबा ऐसा काय को किया? वो डायग्राम तुम लोग को याद था ना उधर, ये कोई डायग्राम था, ये डायग्राम हम लोग को ड्रॉ करना है, ये मैं इरेज कर दिया, ये पूरा गायब हो गया। ये ध्यान रखो, यहाँ पे मेरे को जो चीज बतानी थी बच्चों, आप देखो जब हमारा यहां पे एक पार्टिकल m1 था, यहां पे m2 था, m2 था, ये पूरी दूरियां d थी, ठीक है, यहां से यहां तक का x डैश था, यहां से यहां तक का जो हमारा डिस्टेंस था सेंटर ऑफ मास तक का वो x था। आप देख रहे हो दोस्तों, जब मुझे x निकालना है तो मुझे सामने m2 लिखना पड़ रहा है। मतलब अगर आपको ये वाला समझो मास m1, ये m1 वाला है, इसका डिस्टेंस चाहिए कि ये x कितना है, इसकी दूरी कितनी है सेंटर ऑफ मास से, तो फॉर्मूले में इसको नहीं मल्टीप्लाई करूंगा, मैं सामने वाले को मल्टीप्लाई करूंगा, m2d अपॉन m1 प्लस m2। अगर x डैश निकालना है बच्चों तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये वाला चाहिए तो इस वाले मास से मल्टीप्लाई करूंगा और d, और अपॉन में m1 प्लस m2 तो रहेगा ही। देख रहे हो, देख रहे हो बच्चों, क्या सही चीज है। और अगर मेरे को ये डिस्टेंस दिया रहे तो क्या मैं d निकाल सकता हूं सेम फॉर्मूला यूज करके, क्या मास निकाल सकता हूं, जो भी दिया रहे मैं हम लोग सारी चीजों को यहां वहां करके वैल्यू निकाल सकते हैं। यह है डिस्टेंस फॉर्मूला रिलेटेड टू सेंटर ऑफ मास बच्चों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आ जाओ। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। देखो इसमें सिंपल मुझे यही चीज बतानी थी, अगर कोई चीज बैलेंस है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में बैलेंस है, तो अगर समझिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो जितना क्लॉकवाइज घूमता है उतना एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा बैलेंस करने के लिए। तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखना, अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ताकि वो बैलेंस रहे, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। चलो प्रिंसिपल, अला ये क्या लिख के रख दिया, अरे वाह वाह, ये पल प्रिंसिपल, ये स्कूल का प्रिंसिपल याद आ गया लड़के को लगता है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या। तो यहाँ पे देखो, समझो यहाँ पे किसी का जो ये पोजीशन पे मास L है, यहाँ पे मास F है, डिस्टेंस DL है और यहाँ पे डिस्टेंस DF है, मल्टीप्लाई करो L इंटू डी एल इज इक्वल टू F इंटू डी एफ। यही तो मैं बता रहा था पीजे, प्रोडक्ट जो बताया ना, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल अलोंग द बैलेंस पोजीशन और सेंटर ऑफ मास। तो यही चीज फॉर्मूला हमने वहां पे यूज किया है। आ जाओ बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी करनी है हमको। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, हा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया बच्चों। इसको हम लोग को कैसे भी करना है, इसमें बच्चे इसकी मीनिंग भी नहीं समझ पाते, कुछ बच्चे जो ध्यान से नहीं पढ़ते, बाकी सबको कंफ्यूजन रहता है। देखो मैं वर्ड की मीनिंग भी बताऊंगा और रियल में समझना कैसे वो भी समझाऊंगा। आइए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बना है दो वर्ड से, एक तो मूवमेंट, खाली पेज लेता हूं, एक तो मूवमेंट से बना है और दूसरा बना है इनर्शिया से। इनर्शिया से यहां पे एक चीज क्या ध्यान है, मूवमेंट मतलब कोई भी मोशन परफॉर्म करना, इनर्शिया मतलब वो मोशन को रोकना चाहता है, वो मोशन को रोकना चाहता है। तो मूवमेंट क्या करता है, करवाना चाहता है, और मूवमेंट और इनर्शिया क्या कर रहा है, उसको रोकना चाहता है। अब आते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला क्या होता है जिससे आप लोग को सारी चीजें समझ में आएंगी। देखिए I इक्वल टू जनरली mr² ही लिखते हैं, I, यहां पे I इज इनर्शिया, m इज मास एंड r इज डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, ये देखो, अगर समझो ये कोई बॉडी है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोई पार्टिकल होगा, m1 ले लेता हूं जिसका डिस्टेंस r1 होगा, कोई m2 ले लेता हूं जिसका डिस्टेंस r2 होगा,
ऐसे ही समझो इस साइड m3 ले लेता हूं, इसका डिस्टेंस r3 होगा। सेंटर ऑफ और एक्सिस ऑफ ग्रेविटी से, अरे एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो हमारा यहां पे डिस्टेंस है, और कोई ऐसे mn पार्टिकल लेता हूं डिस्टेंस rn से, तो ये है हमारा डिस्टेंस। दिस इज डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां से वो घूम रहा है वहां से उसका डिस्टेंस कितना है। तो अब जो मैं वर्डिंग्स यूज करूंगा बच्चों उसको ध्यान से समझना, ठीक है। मैं वर्डिंग्स यूज करूंगा उसको ध्यान से समझना, ये टेबल बना दूंगा, सारी चीजें आप लोग को धुआं धुआं समझ जाएंगे एकदम। आ जाओ। इसको समझे बिना आगे नहीं, वरना तो मैं तो स्किप करके भी आप लोग को आगे बढ़ा ही सकता हूं। आ जाओ बच्चों समझो, मैं बोलता हूं, यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं, दो सर्कल्स की, या हम लोग इसको आगे चल के एक शेप भी दूंगा मैं, ध्यान से सुनिएगा। चल देखो, ये कोई हमारा ऐसा एक रिंग है जो अंदर से खाली है, बाहर ही इसका मास है, पूरा मास बाहर है, ठीक है। और ये भी एक हमारा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर मतलब क्या, पूरा अंदर से भरा है। अब दोस्तों यहां पे मुझे दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। समझो, हम लोग को मीनिंग समझना बच्चों, इसके अलावा मैं आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन ये समझ गया मेरा पूरा चैप्टर पढ़ाने का आप लोग का पूरा जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। आइए यहां पे देखिए, तो इसका डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा आर है। यहां पे देखो पार्टिकल तो हर जगह है, मास तो हर जगह है, तो हर जगह अगर डिस्टेंस कुछ ना कुछ है, अगर ये डिस्टेंस का एवरेज भी निकाल दूं तो मैं क्या पाता हूं, इसका जो हमारा डिस्टेंस है मास से वो कम आता है, इसका जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यहां पे घूमेगा ना, रिंग ऐसे घुमा रहा हो तो यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस जो मास एक्चुअली वहां पे ज्यादा है। फिर से ये यहां से घूम रहा है, रिंग का एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है, तो ये जो मास है पूरा बाहर है, तो ये डिस्टेंस ज्यादा है। अब देखो, अगर मैं बोलूं जो डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा। अगर डिस्टेंस पार्टिकल का ज्यादा है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। सो रेजिस्टेंस फॉर मोशन क्या होगा, रेजिस्टेंस फॉर मोशन मतलब रेजिस्टेंस मतलब रोकना चाहता है हम लोग को, ये भी ज्यादा होगा, मतलब मोशन नहीं परफॉर्म करना देना चाहता है। और यहां पे हमारा सर्कुलर मोशन, जो मोशन है वो कम होगा, वो मोशन कम होगा। समझ गए, चीजें समझी। क्या था पहले, डिस्टेंस जो था एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का ज्यादा था, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा, सो रेजिस्टेंस फॉर मोशन भी ज्यादा, क्योंकि इनर्शिया वर्ड था। इसका मतलब सर्कुलर मोशन में परफॉर्म करेगा या रोटेशन परफॉर्म करेगा नहीं, कम करेगा रोटेशन। आइए सेकेंड केस में, अब देखो मैं बोलता हूं डिस्टेंस कम है, पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है, जो मास का डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से कम है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, कम, रेजिस्टेंस भी कम, लेकिन मोशन क्या होगी, जो हमारी बहुत ज्यादा करने को ही मांगेगा, रोटेशन मोशन। तो मतलब अगर कोई स्लोप है, वहां पे एक साइड ऐसा हॉलो रिंग रखो और एक साइड भरा हुआ पूरा, तो रेस कौन जीतेगा, भरा हुआ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परफॉर्म करना चाहता है मोशन। यही बात समझना हम लोग को बच्चों, क्योंकि मास कैसे भी रहे, आए दाएं कहीं भी रहे, हम लोग को ये फॉर्मूला देख के कंफ्यूजन क्या होता है, मास ज्यादा हो गया तो भैया इसका आई, ये सब देखो एक सब अलग चीज है। हम लोग को सिंपली क्या समझना है, डिस्टेंस, मास और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके डिस्टेंस का जो रिलेशन है वही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर मास का डिस्टेंस ज्यादा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, रेजिस्टेंस भी ज्यादा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा, और हमारा मोशन कम। लेकिन वैसे ही मैं बोलूं कि अगर सब कम है, जैसे कि हमारा डिस्टेंस कम है पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से, साथ ही साथ हम लोग को रेजिस्टेंस कम मिलेगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम था इसलिए, लेकिन हमारा जो मोशन है वो बहुत ज्यादा होगा। ये बात हम लोग को समझनी है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। आई होल पर्पज वॉज लाइक कि ये सब सारी चीजें ज्यादा हो रही हैं, वर्डिंग कैसे फॉर्म करोगे, दिस इज योर कंप्लीट चार्ट। ओके, आ जाओ।
अब हम लोग पूरा फॉर्मूला बनाते हैं कि ये फॉर्मूला कहना क्या चाहता है, देख लो। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन, एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, इज डिफाइंड एज सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल मासेस एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड देम। तो ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ मासेस, मतलब क्या बोलता है, समझो यहाँ पे कोई पार्टिकल जो मैं पीछे बताया m1 है, m2 है, यहाँ पे m3 है, यहाँ पे कोई mn है। तो इनर्शिया मतलब आई क्या बोलता है, इनको ऐड करो, तो m1 r1 का स्क्वायर ऐसे होगा इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट पार्टिकल तक चले गए। इन सब का एडिशन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, इतना बड़ा तो एग्जाम में नहीं आएगा, समेशन कर दीजिए, i इक्वल्स टू 1 लिखिए और ये नंबर n तक है, mi ri का स्क्वायर। दिस इज योर कंप्लीट फॉर्मूला, जो एग्जाम में पूछे तो इसको बता देना है। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ इसका ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट दिख रहा है, ये भाई क्यों किया, जान दो, इसको हटा ही देता हूं क्योंकि मुझे ऐसा यूनिट पूछ रहा है। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मास है तो LMT के फॉर्म में लिखते हैं ना हम लोग, तो लेंथ का तो स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, मास 1 है, टाइम यहाँ पे है नहीं, टाइम 0। अरे नहीं भाई, ये तो डायमेंशन लिखना है। ऐसा यूनिट देखो यहाँ पे, अरे यार क्या कर रहा हूँ, ऐसा यूनिट क्या होगा यहाँ पे, केजी मीटर स्क्वायर। यहाँ पे सीजीएस में क्या, केजी के बजाय हमारा ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, एलएमटी के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, लेंथ क्या है स्क्वायर में है, मास क्या है 1 है, टाइम कुछ नहीं है 0। तो ये हमारा डायमेंशन का फॉर्मूला है। ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देते हैं एमएसटी सीजीएस एग्जाम में या फिर एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके बोर्ड के एग्जाम में। ये चार्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। अच्छा, सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप जब भी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते हो, जो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए सर्कुलर, तो यही ऐसे ही लिख दिया समझाने के लिए, क्योंकि अभी आप लोग उसको प्रॉपर समझ नहीं पाओगे, तो यहाँ पे सर्कुलर छोड़ के आप लोग को रोटेशन ही समझना है। दोनों में फर्क है, पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं मैं। रोटेशनल, आओ देखो, आप हमारा जो हम लोग बचपन से फोर्स पढ़ रहे हैं, व्हाट इज फोर्स, फोर्स इक्वल्स टू मा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, एंड लीनियर मोमेंटम क्या होता है mv। आप देखोगे जिधर जिधर मास है उसको हटाओ और आई लगाओ, मास को हटाओ आई लगाओ, m को हटाओ आई लगाओ, तो देखो आपका जो रोटेशन मोशन है उसके लिए सारी चीजें मिल रही हैं। मतलब क्या, हमारे लीनियर मोशन में जो भी काम, लीनियर मतलब सीधा मोशन, उसमें जो काम मास कर रहा था, इसमें यहाँ पे वो फॉर्मूले में वो काम कौन करेगा, आई करेगा। सिर्फ लेटर अलग है, यहाँ पे फोर्स को एफ से दिखाते हैं, यहाँ पे टॉर्क लिखते हैं। एक्सिलरेशन को हम लोग अल्फा लिखते हैं रोटेशन में, हाफ mv स्क्वायर, और ये mv लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे सर्कुलर, अरे हमारा जो सर्कुलर मोशन है तो यहाँ पे ओमेगा आएगा, तो ओमेगा का स्क्वायर, m को हटाओ आई को डालो। लीनियर मोमेंटम क्या होता है mv, अगेन v हमारा लीनियर वेलोसिटी है तो उसको एंगुलर वेलोसिटीज लाओ और m की जगह पे i लिखो। तो सिंपली बोल सकता हूं, वॉट एवर द रोल प्लेड बाय दी mass in case of linear motion, the same role is played by the moment of inertia in case of rotational motion। ये मैंने वर्ड्स में लिखा है। आज ये रेडियस ऑफ गायरेशन। अब रेडियस ऑफ गायरेशन बच्चों कुछ नहीं है, क्या है, ये सिंपल है। जो हम लोग मासेस अलग अलग नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे, सेम फॉर्मूले को आपको क्या कर देना है, वहां पे सेंटर ऑफ मास लेना है। जो हम लोग m1 m2 m3 m4 ले लेते हैं, mn तक गए थे, इसमें mn तक गए थे। ये क्या बोलता है, सिंपली ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इसमें से सेंटर ऑफ मास का उससे डिस्टेंस। तो देखो सीधा बात बता रहा हूं, आपको फॉर्मूला पूरा याद हो जाएगा। समझो ये बॉडी फिर से, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये बोलता हूं सेंटर ऑफ मास है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। के से दिखाते हैं, इसको आर से नहीं दिखाते, इसको आर से नहीं दिखाते क्योंकि स्पेशल है, ये सेंटर ऑफ मास को टच कर रहा है। ठीक है अकेला के आ रहा है बच्चों, संभल के बोलते हैं। चलो, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज
distance between the axis of rotation and point at which entire mass of a body is supposed to be concentrated so as the moment of inertia of a body about given axis of rotation remains the same. तो ये क्या बोल रहा है, देखो एंटायर मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कांस्टेंट, व्हाट इज दैट पॉइंट, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास और जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन। इसको सेम फॉर्मूले से दिखाएंगे, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर लिखते हैं ना, इसके बजाय क्या लिखेंगे, एम के स्क्वायर, और के क्या हो जाएगा यहां से, एम अपॉन आई। लेकिन ये के स्क्वायर है तो के क्या हो जाएगा, रूट में एम अपॉन आई। ओके, और के रियल में क्या है दोस्तों, अगर कोई पूछे आपसे उठ के कल को है, क्या ये मास है, डिस्टेंस है, क्या इनर्शिया है, नहीं दोस्तों ये तो डिस्टेंस है ना, सिंपल, देखो मैं बताया था आर की वजह यहाँ पे, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, सीजीएस सेंटीमीटर, एलएमटी के फॉर्मेट में लिखो फॉर्मूला, लेंथ 1 है, मास 0, टी 0, सारी चीजें एक्सिस ऑफ रोटेशन की हो चुकी हैं। अब इसी से रिलेटेड हम लोग को एक और फॉर्मूला पूछते हैं एग्जाम्स में, रेडियस ऑफ गायरेशन देखो मैंने दिखा दिया, दिस इज, हम लोग के से दिखा सकते हैं इसको, ये जो फॉर्मूला हम लोग को आएगा ये काम का है, के इक्वल टू, अगर बहुत सारे रेडियस दिए हो और उसमें से रेडियस गायरेशन निकालना हो, आई के फॉर्म में ना पूछे फॉर्मूला, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, रूट में, अरे यहां पे देखो कलर चेंज, ब्लैक में, अगेन यहाँ पे सेम डेरिवेशन चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो कर दूंगा, वैसे इसकी जरूरत नहीं होती है, पूछा भी नहीं जाता। तो हम लोग को क्या पूछता है, R1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला गलत लिखा है, ला फंस गए होते अपन, यहाँ पे लिख देता हूं, के इक्वल टू रूट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर, ऐसे जितने भी हो Rn नंबर ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ कितने मासेस है उसके अंदर, उससे आप ये पूरा डेरिवेशन कर सकते हो, कुछ नहीं करना है। आई क्या होता है, एम आर स्क्वायर, ये पूरा गलत लिखा है, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, M2 R2 का स्क्वायर, M3 R3 का स्क्वायर, Mn Rn का स्क्वायर। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को मालूम है कि सब लोग क्या है, मास सेम ही रहेगा, सब जगह मास सेम ही रहेगा, क्योंकि हम लोग हर एक पार्टिकल को इक्वल मांग रहे हैं, तो m कॉमन निकालो, R1 का स्क्वायर बचेगा, बता रहा हूं जिसको इंटरेस्ट होगा, R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R3 का स्क्वायर, ऐसे Rn का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, m को देख रहे हैं यहाँ पे i के बजाय रिप्लेस कर रहे हैं, i क्या होता है, m के स्क्वायर, अभी पढ़ा हमने रेडियस ऑफ गायरेशन को। और अगर मैं ऊपर नीचे n मल्टीप्लाई करूं, ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करूं, तो कुछ मुझे ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, जी सर दिखेगा, वही किया हमने। लेकिन स्मॉल मास इंटू टोटल नंबर ऑफ मास, तो यही मासेस से पूरा टोटल कैपिटल एम वापस आ जाएगा कि नहीं, फिर से देखो, ये एम था, अपॉन में कुछ नहीं था, तो ये हमारा सिर्फ ब्रैकेट में था R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर करके इसे Rn स्क्वायर तक था। हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जितने उसके अंदर मासेस हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मास ऑफ एवरी, ये कैपिटल, ये पूरे बॉडी का मास दे देगा कि नहीं, तो यही है, mn को हटाओ, यहाँ पे कैपिटल m डालो, यहाँ पे कैपिटल m ऑलरेडी था, m कैंसिल, के स्क्वायर इक्वल टू ये मिल गया, R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R3 का स्क्वायर, Rn का स्क्वायर। आप जैसे ही यहाँ पे स्क्वायर रूट करोगे आंसर आ जाएगा। आई होप बच्चों आप लोग को ये चीज समझ गई होगी। नेक्स्ट टाइम हम लोग जब मिलेंगे, अच्छा ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ, ये मतलब क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन का, देखो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन सीधी उठ के आपके एग्जाम में आती है, जितनी चीजें मैं इतने लेवल पे बता सकता हूं ये पूछा भी जाता है बोर्ड्स में वर्डिंग के फॉर्म में, और एमएसटी सीईटी में भी आता है। क्या, ये देखो यही फॉर्मूला मैंने लिखा है आप लोग को, के इक्वल्स टू R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर प्लस R3, ऐसे जितने नंबर हो अपॉन में रूट में n ही रहने वाला है। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन इंडिकेट्स मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी, देखो अगर वैल्यू इसकी ज्यादा हो, ये देखो वैल्यू ऑफ अ रेडियस ऑफ गायरेशन इज मोर, अगर ज्यादा हो, इसका मतलब क्या होगा, जो के की वैल्यू ज्यादा आ रही है, इट मींस मासेस आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर वहीं इसकी वैल्यू कम हो, लेस, देन इट मींस मासेस आर क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो बहुत सारा मास जो है वो यहीं पे इसके अराउंड ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये इसका सिग्निफिकेंस होता है।
आई होप आप लोग ये चीज समझ में आओगे। क्या बताता है रेडियस ऑफ गायरेशन अपार्ट फ्रॉम फॉर्मूला, कि बॉडी में मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, क्या बहुत दूर है मास या फिर मास बहुत नजदीक है। अगर वैल्यू बहुत ज्यादा है तो मास बहुत दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर वैल्यू कम है तो मास बहुत नजदीक है एक्सिस ऑफ रोटेशन की। और ये हमारा फाइनल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस, अगर सबके जो डिस्टेंस है उसमें। और एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी है, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, जिससे मैंने क्या निकाला, के इक्वल टू रूट में आई बाय एम। ए भाई ओके, ये मैंने क्या कर दिया यहां पे, ये उल्टा लिख दिया रे। यहां पे आई बाय एम होगा, यहां से हम लोग को के इक्वल टू रूट आई बाय एम, ये वाला हम लोग को याद था। अगर हम लोग को आई इक्वल टू एम के स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन यहां से के की वैल्यू रूट आई बाय एम आ जाएगा। आई होप आपको बच्चों ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर इसी तरह के लेक्चर आप लोग को चाहिए तो मेक श्योर करें वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों, बाय।